आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है और आप उस डायरेक्शन में कितना एफर्ट कर रहे हैं, प्लस उस एफर्ट से आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, काफी बच्चे इससे ऑफेंड हो सकते हैं बट ये कहना जरूरी है ताकि आप इस चीज को रियलाइज करो कि ट्रूथ क्या है। देखो, आप किसी भी एग्जाम में जब अपियर होते हो, अगर हम बात करें मेनली बैंकिंग एग्जाम्स की, तो बैंकिंग एग्जाम का कोई भी प्री होता है तो कम से कम 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। अब इस 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स में से हार्डली 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंस में अपियर होते हैं। जो बाकी के 90% है वो हमेशा फेल ही तो होंगे। बात यहाँ पर ये है। लेकिन आप ये चीज समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या आप इस 90% स्टूडेंट्स में आओगे या आप उस 10% स्टूडेंट्स में आओगे जो मेंस में अपियर होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो बच्चे 10% में जाएंगे मेंस में, उन्हीं को मौका मिलेगा आगे इंटरव्यू में अपियर होने का। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो 90% कंपटीशन है, जो कि फेल हो रहा है बार बार, मेहनत वो भी कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत डायरेक्शन लेस है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्शन लेस अगर आप कभी भी एफर्ट करोगे तो कोई भी आप आउटकम का एक्सपेक्ट करोगे वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका आज तक 50 परसेंटाइल से ऊपर आया ही नहीं है मॉक टेस्ट में। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 2, 3, 4, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका आज तक कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। अब ये जो इतना टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका जो आउटकम निकल के आता है वो क्या है? इसका आउटकम है कि आप कभी भी डायरेक्शन में एफर्ट कर ही नहीं पाए। आपने उन चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया बेसिकली अगर बोला जाए, जो जिसका आउटकम हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ऐसा क्या होता है उन बच्चों में और आप लोगों में या आप में से कुछ बच्चों में जो हमेशा प्री या मेंस में रुक जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते? आपने अक्सर सुना होगा कि आपके फ्रेंड्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 साल में या 2 साल में एग्जाम क्वालिफाई करके निकल जाते हैं, या कम से कम वो प्री और मेंस तो क्वालिफाई कर ही लेते हैं, बाकी इंटरव्यू की बात है। तो ये प्री और मेंस ऐसे कैसे क्वालिफाई कर लेते हैं? इनमें और आप में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल है। आप कर रहे हो ब्लाइंड एफर्ट। ये है आपकी कैटेगरी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपका प्री और मेंस नहीं हो रहा और वो कर रहे हैं डायरेक्शन ओरिएंटेड एफर्ट, उनको पता है कि वो जिस जगह पर एफर्ट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है और वो प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम विकास है, और ये मेरे पास लगभग 10 हफ्ते पहले आए थे। 10 वीक्स हो चुके इस बात को, यानी कि 2.5 महीने का टाइम है यहाँ पर। और जब मेरे पास आए थे तो इनको ये फिरियर, इनको एक डर था कि इनका प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ा इनका डर था, और ये होता है एक्चुअली में बच्चों का। और इनको प्रिपरेशन करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इनको शायद ही मेरे ख्याल से हार्डली 1 साल हुआ होगा, 1 ईयर के आसपास। बट आप यहाँ पर देखो, ये 10 हफ्ते के टाइम में इनका परसेंटाइल यहाँ पर टॉपर में 99.7% आ चुका है। 99.7, यानी कि कोई भी स्टेट से एग्जाम देंगे ना, कभी भी, चाहे आरआरबी पीओ का हो, एसबीआई पीओ का हो, या आईबीपीएस पीओ का हो, या कोई भी क्लरिकल का प्री ही क्यों ना हो, ये हमेशा 100% क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, चाहे उस स्टेट के अंदर 20 सीट या 30 सीट ही क्यों ना हो। ये होती है टॉपर्स की कैटेगरी, जो हमेशा हर एक एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं। अब जब मेरे पास आए थे तो इनका परसेंटाइल लगभग 50 से 60 के आसपास आता था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 70 तक भी होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इनका सडनली यहाँ पर इंक्रीज होना, वो भी 10 वीक्स में, जहां तक पहुंचने में बच्चों को 2, 3, 4 साल लग जाते हैं, वहां पर ये 10 हफ्ते में कैसे आ गए? क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो देखो, सिंपल है। जब आप अकेले काम करते हो ना किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, तो आपको आइडिया नहीं होता कि करना क्या है। लेकिन जब आप एक मेंटोर की गाइडेंस में काम करते हो तो सर्टेन सी बात है, उनको मालूम है कि उस एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना कैसे है, वो जो पॉइंट है डेस्टिनेशन का, उस पर पहुंचना कैसे है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये सीधा रास्ता पकड़ना है और ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप पूरा गोल घूम के इधर उधर और पता नहीं कहाँ से इतने टाइम लगा लगा के आप यहाँ तक पहुंचोगे, ये आपका रास्ता है। तो जब आपका मेंटर आपके साथ काम करता है, उसको पता होता है कि आपको उस रास्ते तक लेके कैसे जाना है, अफर्ट क्या करना है, लेकिन कंडीशन ये आती है कि अफर्ट आपको करना है। अफर्ट आपका मेंटोर नहीं कर सकता, टीचर नहीं कर सकता। खैर वो अलग चीज है। तो डायरेक्शन और गाइडेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, और डायरेक्शन और गाइडेंस देना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है। खैर, तो देखो, जब आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो ना, तो कभी भी 90% स्टूडेंट्स में मत आना। इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है मैं बताता हूँ। देखो सिंपल है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, चाहे प्री का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एसबीआई पी हो, आईबीपीएस पी हो, आरआरबी पी हो, या फिर कोई भी क्लरिकल एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपको एक्चुअली में ये 90% में नहीं आना, तो आपको हमेशा परसेंटाइल टॉप पे लेके आनी पड़ेगी मॉक के अंदर। ये इसका एक हिडन ट्रूथ है। अगर आपके मान के चलो कि आपने 10 मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, उस 10 मॉक टेस्ट में से 6 से 7 मॉक ऐसे होने चाहिए जहां पर आपका टॉपर्स में परसेंटाइल आए। यानी कि कितना आना चाहिए, कम से कम आपका यहाँ पर कम से कम 85 परसेंटाइल आपका आना चाहिए। सो यहाँ पर मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। ये परसेंटाइल होता है, ये एक्यूरेसी नहीं है। परसेंटाइल वो होता है जब आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, मान के चलते 1000 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया, आपकी रैंक 100 है, यानी कि आप 900 बच्चों से आगे हो। तो 900 बच्चों से आगे हो, वो आपकी 90 परसेंटाइल है। क्या है? 90 परसेंटाइल। एक्यूरेसी अलग चीज होती है। जैसे आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 60 में से आपके 50 क्वेश्चन सही है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके गलत है। तो ये जो 1/6 है, यानी कि 16 2/3 है, ये आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। कितने? 16 2/3। तो आप 100% में से 16 2/3 इसमें रिड्यूस कर दो, तो ये आपका 83 1/3% आपकी एक्यूरेसी है। ऐसे एक्यूरेसी निकालते हैं। तो खैर ये अलग चीज है। अब यहाँ पर अब एक चीज समझो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, और कैसे इसको ठीक करना है। उससे पहले आप एक बार ये देख लो, हमारे यहाँ पर 2 ग्रुप है अलग सेपरेट, एक रिपीटर्स का और एक बिगिनर्स का। रिपीटर का जो ग्रुप है वो एक फुल हो चुका है, 300 बच्चे उसमें आ चुके हैं। दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा क्योंकि काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, डिमांड आ रही थी, और ये भी इन फुल हो ही जाएगा कुछ दिनों के अंदर। और जैसे ही फुल हो जाएगा, फिर हम कोई भी ग्रुप लॉन्च नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। बिगिनर्स में अभी अराउंड 50 के आसपास सीट्स वैकेंट है, ये भी अभी फुल होने वाली है। जैसे फुल हो जाएगी, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। और साथ ही साथ में इसमें होगा क्या, तो इसमें कंप्लीट मेंटोरशिप है, कंप्लीट गाइडेंस प्री और मेंस की। ये मैं बात कर रहा हूँ गाइडेंस की, ठीक है। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, और एक्चुअली टारगेट्स स्टार्ट हो भी चुके हैं। बिगिनर्स के टारगेट आज शुरू हुए हैं, मतलब कल रात को 24 जुलाई को। और रिपीटर्स के ग्रुप के टारगेट 23 जुलाई को शुरू हुए हैं। और करंट अफेयर्स का जो हमारा ग्रुप है सेपरेट, जिसकी मैं आगे बात करूंगा, उसके टारगेट 20 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। ये जो ग्रुप है करंट अफेयर्स का, ये कंप्लीट करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स के टारगेट्स दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में गाइड किया जाता है। और सारे बच्चे यहाँ पर लगभग 600 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, और सभी के सभी बच्चे सिर्फ करंट अफेयर्स ही डिस्कस करते हैं सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए। और ये जो हमारा बिगनर का ग्रुप है जो 24 जुलाई को शुरू हुआ है, यहाँ पर 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। कैटेगरी 1 में वो है जिनको कुछ भी नहीं आता। जो कैटेगरी 2 है उसमें वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी फिनिश हुआ है। और कैटेगरी 3 में वो बच्चे हैं जो पिछले 2 3 4 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनका परसेंटाइल आज तक 30 40 50 से ऊपर गया ही नहीं है। तो ये तीनों बच्चे हैं किसमें? बिगिनर्स के ग्रुप के अंदर। और जो ग्रुप रिपीटर्स का है, उसमें वो बच्चे हैं जो प्री और मेंस में दिक्कत फेस करते हैं। या तो वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, कुछ मार्जिन से रह जाते हैं, जिनका परसेंटाइल कम से कम 70 प्लस आता है, या फिर वो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो रिपीटर्स ग्रुप के अंदर हम प्री और मेंस को साथ लेके चल रहे हैं। और बिगिनर्स ग्रुप के अंदर हम पहले 1 से 2 महीने काम करेंगे पूरा कंप्लीट प्री पे, उसके बाद हम फोकस करेंगे मेंस को। आप ये कह सकते हो कि बिगिनर्स ग्रुप के अंदर हम मेन फोकस करेंगे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ को। और जो हमारा रिपीटर्स ग्रुप है, इसमें हम फोकस कर रहे हैं सारे एग्जाम को, चाहे आरआरबी पीओ का हो, आरआरबी क्लर्क का हो। और जो हमारा सीए ग्रुप है, इसमें हम सारे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। और सीए ग्रुप के अंदर वो बच्चे हैं काफी जो इंटरव्यू दे के भी आए हैं और जो मेंस दे के भी बैठे हैं कई बार। तो ये कंप्लीट अलग से ग्रुप है।
ओके, तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होगा, ये मेरा प्रोमिस है आपसे। लेकिन अफर्ट करना पड़ेगा। ये ग्रुप करंट अफेयर्स का है, यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स के टारगेट और गाइडेंस दी जाती है, आप ये फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस 500 है, 499। आगे जाके इसकी फीस 1000 के आसपास हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के बाद किसी भी ग्रुप में या फिर दोनों ग्रुप में इस मेल एड्रेस पे mybankjob.ssr@gmail.com इस पे मेल कर देना अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। ये तीनों आपको यहाँ पर मेल करने हैं, फिर आपको टीम यहाँ पर ऐड कर लेगी। ओके, एंड उसके बाद खैर हम मेन पॉइंट पे आते हैं। जब आप किसी एग्जाम में अपेयर होते हो तो उस एग्जाम की डिमांड समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे 90% जो फेल होते हैं प्री में, वो इसकी डिमांड ही नहीं समझ पाते। देखो, जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करोगे आप मेंस में करोगे क्या? आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो। काफी बच्चे मैं देखता हूँ जो मेरे से बोलते हैं कि सर हमारे मॉक में 30, 40, 50 परसेंटाइल आ रहा है और हम साथ साथ मेंस भी कर रहे हैं। मेंस में क्या कर रहे हैं? रीजनिंग और क्वांट मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं उनसे हमेशा कहता हूँ ये आप टाइम खराब कर रहे हो अपना। आप आज तक यही करते आए हो, आगे भी यही करोगे, और यही रीजन है कि आप बार बार फेल होते जाओगे। आपको करना क्या चाहिए? पहले आप अपने प्री पे काम तो करो, इसको करो। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे प्री में अपियर होंगे वो मजाक है? वो बच्चे वो है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है डायरेक्शन में। उनको मालूम है कि प्री में कंपटीशन कैसे कम किया जा सकता है और कैसे कम करना है। उनके पास स्किल सेट है, आपके पास नहीं है। और ये स्किल सेट उन्होंने डेवलप किया है खुद के ऑब्जर्वेशन से, या किसी मेंटोर की हेल्प से, या फिर अपने फेलियर से। कि आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने 2, 3, 4, 5 साल यहाँ पर फेलियर में इन्वेस्ट करो, उसके बाद जाके सीखो? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में आपको कभी भी किसी एग्जाम को टारगेट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट पे फोकस करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क प्री की, तो आपने अभी हाल फिलहाल में ये चीज आपको सुनने में आ चुकी होगी, आपको मालूम हो चुकी होगी कि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है। सेक्शनल टाइमिंग में 25 मिनट रीजनिंग के हैं प्लस 20 मिनट क्वांट के हैं। अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इन एग्जाम्स की, ये मैं पीओ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है, लेकिन इसका लेवल काफी अच्छा होता है। यानी कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं। तो इसकी अलग डिमांड है। अलग डिमांड कैसे है? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी आता है, और अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप अगर प्री क्वालिफाई कर भी लोगे तो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। कर भी लिया तो बाउंड्री पे करोगे, तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप फेल हो जाओगे, फिर अगेन उसी लूप में फंसना है। तो ये एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है, इनको समझो। रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की? अगर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क की और एसबीआई क्लर्क एग्जाम की, ये मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सेम 20 मिनट का टाइम होता है, और यहाँ पर भी सेम इंग्लिश होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है ये कंपैरेटिवली पीओ के कम होता है। अगर पीओ का लेवल 100% है प्री में, तो क्लरिकल का लेवल आपका लगभग 50 से 65% के आसपास ही रहता है। इससे टफ नहीं रहेगा। आराम से अगर आपकी स्पीड है तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। खैर, ये तो कुछ बातें थी जो कि आपको समझानी थी मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जाते जाते, अगर आपको एक्चुअली में एग्जाम क्वालिफाई करने हैं 2024 के, दो बातों को ध्यान रखो। पहली, अपने वीक एरियाज को ऑब्जर्व करो। आपके वीक एरियाज क्या है? अगर आपसे प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा इतने सालों से, या आपको डर है कि आपका इस बार एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो अपने वीक एरियाज, जैसे कि अगर आपका रीजनिंग वीक है, और अगर रीजनिंग में आपका पजल वीक है तो उस पे काम करना होगा। अगर आपका क्वांट वीक है तो उस पे काम करना होगा। इंग्लिश वीक है तो उस पे काम करना होगा। काम कैसे करना होगा? तो देखो, मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है चैनल पे, यूट्यूब पे, राइट अप्रोच पे, आप जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको डेडिकेटेड काम करना है मेरी गाइडेंस के अंदर, तो आप आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आप सभी को टारगेट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको अपना टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये तो हमने बात की वीक एरियाज की। सेकंड चीज है कि आपको हमेशा टॉप 10% में आना है। इतना ध्यान रखो, टॉप 10%। कोई भी मॉक लगाते हो उसमें अपना परसेंटाइल टॉप 10 में लेके आओ, तब जाके आप बैक टू बैक सब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे, ऑल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस के मॉक में परसेंटाइल मैटर नहीं करती।
क्यों नहीं करती, मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्यों मेंस के मॉक में परसेंटाइल मैटर नहीं करती, और मेंस अलग क्यों है प्री से, वो भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो प्री की डिमांड आपने समझ ली है कि अगर आपको प्री क्वालिफाई करने है बैक टू बैक, तो कैसे भी करके आपको टॉप 10% में आना ही पड़ेगा। अगर टॉप 10% में नहीं आए तो आप जो 90% फेलियर वाला एरिया है वहां पर आपको पीछे धकेल दिया जाएगा। और ये कौन धकेलेगा? ये वो धकेलेंगे जो कि 10% में होंगे स्टूडेंट्स टॉप 10 के अंदर। और ये रियलिटी है, ये है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये मजाक नहीं है। यहाँ पर लाखों सपने टूटते हैं और कुछ हजार, कुछ गिनती के सपने हमेशा फुलफिल होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगर मान के चलते हैं आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम में 8 लाख बच्चे अपेयर होते, आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 8 लाख बच्चे अगर पीओ प्रीलिम्स में अपेयर होते, तो इसमें से हार्डली 50 से 60 हजार बच्चे ही मेंस में जाएंगे। और ये तो 90% से भी कम हो गया। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क जैसे एग्जाम की, तो इसमें अगर मान के चलते 8 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ प्री की, तो 8 लाख में से अगर पूरे स्टेट्स की जो वैकेंसीज है अगर वो 6 हजार होती है, तो 6 हजार का मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 10 टाइम्स बच्चे यानी कि लगभग 60 से 70 हजार बच्चे यहाँ भी मेंस में जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 90% से भी आपको टॉप में आना पड़ेगा, यानी कि आपको टॉप 8-7% में आना पड़ेगा। इतना आपको कंपटीशन क्रैक करना है, तब जाके आप इनके टक्कर के बनोगे, और तब जाके आप मेंस में अपियर होंगे, और फिर आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाओगे। अच्छा, एक चीज और, काफी बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो प्री के पीछे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको मेंस को बैलेंस करना सीखो। प्री क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते, आपको पहले मेंस भी क्वालिफाई करना होगा। और मेंस में वो बच्चे बैठेंगे जो आपके लेवल के होंगे और आपके लेवल से ऊपर भी होंगे। इनको compete करने के लिए आपको करंट अफेयर्स पे और इंग्लिश पे कमांड करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, तभी जाके आप इनके लेवल पे उतर पाओगे, वरना गेम से आउट होने में आपको मात्र और मात्र कुछ मिनट लगेगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप सभी को समझानी थी, बतानी थी, आपकी आंखें खोलनी थी कि कंपटीशन है क्या, और कैसे इसको बीट करना है, कैसे अपने आप को इनहेंस करना है, और कैसे आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, कैसे टॉप 10% में आके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।